हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पेटोमाइमेटिक एजेंट्स। जी हाँ, सिम्पेटोमाइमेटिक एजेंट्स हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हमने डायरेक्ट वाली कैटेगरी खत्म कर ली है, इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी खत्म करी है। आज हमें अंडर द कैटेगरी मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पेटोमाइमेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो देखिए मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पेटोमाइमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, जिनमें डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स वाला भी इफेक्ट होता है और मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट्स वाला भी इफेक्ट होता है। जी हमने तो वाला लेक्चर पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता क्या इफेक्ट होता है। चलो मैं बताती हूँ। तो देखो, डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये कि ये जो है ना, ये जो कैटेगरी है वो डायरेक्टली आपके, ये जो एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपके रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करते हैं, यानी कि अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और फिर एक्टिविटी दिखाते हैं। दूसरा, ये इनडायरेक्ट वाला भी काम कर सकते हैं, यानी कि पहले प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में एंट्री लेंगे, उसके बाद वहां पे जो स्टोरेज वेसिकल्स में नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर्ड है उसको डिस्प्लेस आउट करेंगे और उसको रिलीज आउट कराएंगे और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भेजेंगे। और फाइनली वो नॉरएपिनेफ्रिन फिर आपके रिसेप्टर्स यानी कि अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और एक्टिविटी दिखाएगा। तो ये हुआ इनडायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तो ये जो मिक्स्ड एक्टिंग वाली कैटेगरी है ये दोनों ही काम कर सकती है, डायरेक्ट एक्टिंग वाला और इनडायरेक्ट एक्टिंग वाला दोनों। मतलब डायरेक्ट एक्शन भी है इसमें, इनडायरेक्ट एक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी होती है ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, उनके साथ बाइंड करती है। दूसरा रिलीज करवाती है आपका स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों काम कर सकती है। ओके, अब देखिए इस ड्रग में आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली जो कैटेगरी होती है उससे कम टैकीफाइल एक्सेस होता है। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली जो कैटेगरी होती है उसमें बहुत जल्दी टैकीफाइल एक्सेस हो जाता है। टैकीफाइल एक्सेस मतलब होता है जब आप किसी ड्रग को थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा डोजेस हम उसकी ले लेते हैं तो फिर वो ड्रग बिल्कुल बेअसर हो जाती है। ठीक है, वो कुछ भी एक्शन अपना नहीं दिखा पाती है बॉडी में, तब उसे कहा जाता है कि टैकीफाइल एक्सेस। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली जो कैटेगरी है वो तो बहुत ज़्यादा टैकीफाइल एक्सेस दिखाती है, पर ये जो कैटेगरी है ये कंपैरेटिवली कम टैकीफाइल एक्सेस दिखाती है। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट होने की वजह से ये टैकीफाइल एक्सेस शो करती है, लेकिन कम शो करती है क्योंकि इसमें डायरेक्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, अब आ जाओ जी इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में किस किस तरीके की चीजें होती हैं और वो कैसे कैसे काम की होती है, कैसे कैसे नुकसानदायक होती है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, कोई भी ड्रग का आप उठा के देख लो, यही दो ड्रग्स हमें पढ़नी है, कोई भी मैं रेफरेंस के लिए ले लो आप। इसमें कहीं भी आपको नो कैटेगोर स्ट्रक्चर, कैटेगोर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। कैटेगोर स्ट्रक्चर मतलब इस बेंजीन रिंग के साथ दो OH थर्ड और फोर्थ पोजीशन में लगे हुए। ठीक है, 3,4 डाईहाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूशन, वो कहीं पे भी नहीं है, यानी कि नॉन कैटेगोर स्ट्रक्चर है। तो ये नॉन कैटेकॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से इस ड्रग क्या है, एक COMP, एक ये जो कैटेकॉलमीन्स होते हैं इनको कैटाबोलाइज करने वाला एक एंजाइम होता है, कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो उस एंजाइम को ये ड्रग्स जो होती है इस कैटेगरी की ड्रग्स वो रेजिस्ट करती है। तो अगर उसको ड्रग को उस पर्टिकुलर एंजाइम को रेजिस्ट करेगी तो कैटाबॉलिज्म स्लो होगा। कैटाबॉलिज्म स्लो होगा तो इस ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। फिर देखो प्रेजेंस ऑफ बीटा OH ग्रुप, यानी कि जो बीटा पोजीशन में उसमें आपको क्या दिखेगा, OH ग्रुप, किसी भी ड्रग में उठा के देख लो। ठीक है, बीटा पोजीशन में OH ग्रुप दिखेगा। सो इस बीटा पोजीशन में OH ग्रुप होने की वजह से इस ड्रग की रिसेप्टर एक्टिविटी, डायरेक्ट जो एक्टिविटी है कि भाई ये डायरेक्टली बाइंड कर सकता है रिसेप्टर्स के साथ, तो वो जो डायरेक्ट एक्टिविटी इसकी आई है वो इसी बीटा OH की वजह से ही है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर सकता है। ठीक है, फिर देखो प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप, यानी कि अल्फा वाले में आपका जो मिथाइल ग्रुप है, अगर ये अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है, यानी कि अल्फा कार्बन में आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। तो ये ड्रग आपकी एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज के लिए भी रेजिस्टेंस हो जाती है इसकी, यानी कि ये अगेन एक कैटाबॉलिज्म करवाता है कैटेकोलामीन्स का, वो एंजाइम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। तो ये ड्रग इस CH3 होने की वजह से या ये मिथाइल ग्रुप होने की वजह से उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए भी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर उस एंजाइम को ये रेजिस्ट करेगी तो फिर से इसका कैटाबॉलिज्म स्लो होता है और इसकी वजह से भी इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आता है। ठीक है, फिर आ जाओ जी मॉडरेट लिपोफिलिसिटी। इन जो पूरी कैटेगरी है इसकी जो लिपोफिलिसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लेस लिपोफिलिक भी नहीं है। इसकी वजह से CNS को पेनिट्रेट कर सकती है, CNS स्टिमुलेशन कर सकती है ये, लेकिन कम, बहुत ज़्यादा CNS स्टिमुलेशन नहीं कर सकती पर कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत CNS स्टिमुलेशन इसमें होता है। तो जी अब आ जाइए, मुझे लगता है कि ये ड्रग थोड़ा आपको समझ में ये कैटेगरी आ गई होगी कि ये कैटेगरी एग्जैक्टली कैसे काम करती, क्या होता है। अब आ जाते हैं इसके ड्रग्स में। PCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमें दो ही ड्रग्स पढ़नी है, दैट इज एफेड्रिन एंड मेट्रामेनॉल। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, दोनों का ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। एफेड्रिन की बात कर लेते हैं, एक आपके एरोमेटिक बेंजीन रिंग लगी हुई है,
ये अल्फा बीटा पोजीशन में OH ग्रुप लगा है, अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो एफेड्रिन होता है, ये एक नेचुरल अकरिंग अल्कोलॉइड है ये, ठीक है। ये जो ड्रग है, ये कैटेगरी, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है आपके अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। बाकी नॉरएफिनेफ्रिन को तो रिलीज दोनों ही कैटेगरीज करवाएंगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं इस ड्रग के? एक तो ब्रोंकोडाइलेशन करना, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट रेट को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, और हल्का फुल्का माइल्ड सीएनएस स्टिमुलेशन इसमें होता है, थोड़ा बहुत सीएनएस को स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है। यूजेस होते हैं इसके ब्रोंकियल अस्थमा में ये काम आता है। दूसरा आपका नेसल डिकंजेशन, नाक में अगर कोई कंजेशन जब हो जाता है कोल्ड की वजह से या कैसे, तो उस नेसल डिकंजेशन को से रिलीफ पाने के लिए ड्रग काम आती है। उसके अलावा हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। जिन कॉमन ब्रांड्स के अंदर ये आती हैं वो है तो टेड्राल है और ये है एस्कालिन प्लस, ठीक है। इन नाम से कॉमन ब्रांड नेम्स हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड नेम से आती होगी, बट मैं आपको 2 या 3 बता के चल रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाइए जी दूसरी ड्रग में, नाइट्रोमेटामेनॉल। स्ट्रक्चर आप देख लो, यहाँ पे एक कोई भी OH ग्रुप यहाँ नहीं था, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर यहाँ पे भी आपके बीटा पोजीशन में OH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 है, और इस पोजीशन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ। जैसे यहाँ पे लगा था वैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था और समझते होंगे वैसे इसका मतलब कि इसका जो मतलब होता है वो CH3 होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ड्रग है टेट्रामेनॉल, ये क्या करता है, आपके अल्फा बीटा सबको एक साथ ना स्टिमुलेट करके, इसकी तरह सबको स्टिमुलेट ना करके, सिर्फ और सिर्फ ये करता है अल्फा वन के साथ जाके बाइंड करके अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ही स्टिमुलेट करता है। इसका काम बेसिकली ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और साथ के साथ बीपी इंक्रीज करता है ऑब्वियसली। तो यूजेस जो इसके हैं वो एक तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में काम आता है, जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा ये काम आता है शॉक की कंडीशन में, ओके, जब शॉक लग जाता है। उसके अलावा जिस ब्रांड नेम्स के अंदर ये आते हैं वो एरामीन एंड मेट्राम है, 2 ब्रांड नेम्स में आता है। इसके अलावा भी ब्रांड नेम्स होंगी, पर ये एक कॉमन ब्रांड नेम्स है, ये एरामीन एंड मेट्राम, ठीक है। तो ये थी इसकी ब्रांड नेम्स, ये हो गई इसकी 2 ड्रग्स और ये कैटेगरी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारा टॉपिक, जो भी कोई भी टॉपिक मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक है और वहीं पे आपके सारे नोट्स लगे हुए हैं। नोट्स के बाद MCQs भी दिए गए हैं, तो वो MCQs को ज़रूर सॉल्व करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ओके। और लास्ट में आंसर की लगी, आंसर की को लास्ट में चेक करिए। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू रिफ्रेशिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।